हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर किए थे, जैसे व्हाई डू वी नीड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा था कि अब उसको वर्ड्स में लिखने जाएंगे फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए उनके सिंबल्स या उनके मॉलिक्यूलर सिंबल्स को यूज करके हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या है। हाउ आर द सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स असाइंड। जो एलिमेंट्स हैं, जैसे पीरियड टेबल में लगभग 110 एलिमेंट है, लेकिन वो सभी अभी इतने जरूरी नहीं है। शुरू में 1 to 30 तक अभी काम के हैं, ज़्यादा चाहो तो और भी ज़्यादा आगे पढ़ सकते हो। तो उनके सिम्बल्स कैसे असाइन किए जाते हैं, मतलब कोई रैंडमली कोई आदमी आया और उसने कहा कि ये सिंबल होगा, तो ऐसा थोड़ी था। हमने देखा था कि ब्रेजेलियस नाम के साइंटिस्ट ने उसने 3 नियम दिए थे, और हमने देखा था, जैसे देखो सोडियम जो है, सोडियम है, ठीक है, इसका सिंबल Na है, तो एस से शुरू हो रहा है, इसका सिंबल Na है। मतलब देख रहे हो, अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, जो शुरू का नेम होता है उन्हीं से कुछ सिंबल होता है। तो हमने देखा था कि सोडियम के केस में इसके ग्रीक या लैटिन लेटर वर्ड से नाइट्रियम से आता है, ठीक है, नाइट्रियम से उसी से Na इसका सिंबल बनता है। हमने देखा था, और भी ऐसे कई एलिमेंट्स है। फिर हमने ये भी देखा था कि ग्रीक या लैटिन जो लैंग्वेज है उसी का क्यों यूज किया जाता है अधिकतर चीज़ों में। कोई भी डेफिनेशन, जैसे ज्योग्राफी वर्ड भी है, वो भी लैटिन वर्ड से, कोई ना कोई लैटिन वर्ड से उसका कुछ उद्गम हुआ है, जिसे सोडियम का नाइट्रियम से। तो हमने ये भी देखा था कि आखिर वर्ल्ड में इतने सारे लैंग्वेज है, तो फिर ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों लिया जाता है, ठीक है। फिर देखा था कि वाई आर द एलिमेंट्स नेम्ड द वे दे आर। किसी भी एलिमेंट का नाम वही क्यों है जो है, जैसे ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन ही क्यों है। तो हमने देखा था कि ऑक्सीजेनिस वर्ड से एक ग्रीक या लैटिन लेटर वर्ड है ऑक्सीजेनस, ऑक्सीजेनस, ठीक है, इसी वर्ड से ऑक्सीजन आया है। और इसका मतलब क्या होता है, इस बात लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीजेनस का मतलब क्या होता है, एसिड प्रोड्यूसर। एसिड हुआ क्या था कि जब इसकी खोज हुई थी, लेवेजियर, प्रिस्टले, ये सब लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, केमिस्ट लोगों ने जब मिलकर इसकी खोज की थी, तो हुआ क्या था कि उन्हें उस समय लगा था कि एसिड के लिए ऑक्सीजन का, एसिड प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, इसीलिए उस समय उन्होंने इसे ऑक्सीजेनस नाम दिया। और उसके बाद ऑक्सीजेनस से ही क्या हुआ, ऑक्सीजन वर्ड आया। हालांकि आज हम सबको जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि एसिड प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ही हमेशा हो। तो मतलब ऑक्सीजन का नाम आज बदल के कुछ और रख देना चाहिए था, है ना, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी वही अभी जो है वही है। तो मैंने कहा भी था कि जो चार्ट पेपर लो बड़ा सा मार्केट से, और 1 to 30 तक, कम से कम 1 to 30, और प्लस में Ag यानी सिल्वर, प्लस Au गोल्ड, फिर प्लेटिनम और कुछ और महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 30 से ज़्यादा है, उनका तुम एक हर का कोई कॉलम बनाओ, ठीक है, हर का क्या बनाओ, कॉलम बनाओ, ठीक है। उनको वहां पर लिखो कि आखिर इसका नाम यही क्यों पड़ा, ठीक है। लिथियम का नाम लिथियम क्यों पड़ा, कब इसकी मतलब किसी ने खोज की। ऐसा नहीं था कि खोज के पहले लिथियम नहीं था, बस उस समय पता चला कि ऐसा कुछ होता है। उसका लिखो कि किसने खोज की, नाम लिथियम क्यों पड़ा, ठीक है। सिंबल लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंसी लिखो, अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी है तो उनको लिखो, और क्या क्या इसके मेन कंपाउंड्स है, हर एलिमेंट के लिए मेन कंपाउंड्स है उनको, और उनका एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बना पाओगे, ठीक है, और हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में फिर जब इन एलिमेंट्स को पढ़ोगे बार बार ना, और पता रहेगा ना कि इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो थोड़ा सहूलियत होता है, आसानी होती है। ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी सुनसान जंगल में आ गए हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। इन चीज़ों के देखो, सभी को लिखो कि किनका नाम क्यों पड़ा। और तो मैंने चार्ट पेपर के लिए कहा था, तुम अगर चाहो तो उसको कर सकते हो, ठीक है। ये था पिछले क्लास का कुछ समरी। इस क्लास में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, जैसे कि आयंस रेडिकल क्या होते हैं, ओके, आयंस रेडिकल्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। कि एटम तो ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था एटम, लेकिन एटम एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वे मतलब कुछ उनका कुछ एक्टिविटी है भी या नहीं, या फिर वे ऐसे ही न्यूट्रल रहते हैं, कुछ वे कंपाउंड्स बनाते भी हैं। आखिर इतने सारे कंपाउंड्स बनते कैसे, एटम्स क्या उनके अंदर क्या कुछ ऐसा कोई प्रोसेस होता है, क्या है वो। वैलेंसी के बारे में फिर देखेंगे, हालांकि वैलेंसी से हमारा सामना एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हुआ था, ओके।
फिर हम ये देखेंगे कि हाउ डू वी कम टू नो द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। आखिर वाटर का केमिकल फार्मूला H2O ही क्यों है? क्योंकि देखो अब ये सवाल थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या है, H2O ही होता है, इसमें पूछने की क्या बात है। हाँ सही है, H2O ही होता है, बट एक चीज देखो ना कि हम सबको पता है वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनता है तो H3O भी तो हो सकता है, यानी एक ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है। या HO भी तो हो सकता है ना, या HO2 भी तो हो सकता है, इसमें भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। या HO3 भी तो हो सकता है। आई मीन बहुत सारे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है, और मैं कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नेगलेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो कैसे पता कि केमिकल फार्मूला वाटर का H2O ही होता है, ठीक है। ये इस केस में आ जाता है कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएंगे। ओके, इस केस में इसको हमको देखेंगे। मैं मतलब इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूं डेरिवेशंस ऑफ फार्मूला। और एक चीज और, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया ना, उसका रिवीजन करना मतलब रिवीजन करते रहो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा उससे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन सारे करवाए हैं, बस थ्योरी देख के निकल जाते हो, क्वेश्चन बनाते ही नहीं हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये तो अगले क्लास में, देखो ये हो गया यहाँ तक। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे अब अगले क्लास में एक मेन चीज हम क्या देखेंगे कि इज देयर इन डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या कोई अंतर है या दोनों सेम है? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी इसी को सेम लेके चल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे क्या कुछ अंतर है, फिर देखेंगे कि वाई ये केमिकल, इसको एक बच्चे ने पूछा भी था, ईमेल पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैंने देखा है। और ठीक है, क्वेश्चन आया है, मैं उनको बनाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों ने पूरा भर के भेज दिया है, और एक ने एक क्या बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को भेज दिया है। तो अब अभी तो हम लोग उसको डिस्कसिंग कर रहे हैं ना, तो खत्म होगा तभी तो बता पाऊंगा। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ये था कि वाई अ केमिकल रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। क्यों किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, और क्या है सही भी है, ठीक है। क्या सच में रिएक्शन बैलेंस करना, तो ठीक है चलो रिएक्शन, लेकिन क्यों करते हैं बैलेंस, आखिर क्यों? ठीक है, तो तुम से कुछ लोग कहेंगे कि देखिए सर, मतलब ठीक है सर मत कहो, मैं ठीक स्टूडेंट हूँ, तो मतलब कुछ भी कहो, वाई ए केमिकल रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस। तो हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग कहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते, ठीक है, जिसको लेविजियर ने दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन दरअसल बच्चे इसमें भी फॉल्ट है, ठीक है, ये पूरी तरह से लॉ सही नहीं है। आई मीन अब आप कहो कि आप लेविजियर को चैलेंज कर रहे हो, नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं किसी को। दरअसल मैं बताना चाहता हूं, हालांकि ये अप्लाई क्यों हो पाता है ये भी मैं बताऊंगा, ये क्यों सही हो पाता है, इसमें भी थोड़ा बहुत फॉल्ट है। क्योंकि तुम देखो ना, केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, लाइटनिंग इफेक्ट नहीं आता है क्या स्टेट चेंज नहीं होता है क्या केमिकल रिएक्शन में? आई मीन हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और तुम्हें पता है कि हीट, लाइट, साउंड एनर्जी भी निकलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारे में निकलता है। हीट, लाइट, साउंड, ये सब क्या है, एनर्जी के फॉर्म है। और केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी निकल रहा है तो एनर्जी मतलब हीट, लाइट, साउंड ये सब निकल रहा है, और इसका मतलब एनर्जी निकल रहा है, और एनर्जी और कुछ नहीं, E=mc²। आइंस्टीन का पढ़े हो? दरअसल आइंस्टीन ने ओरिजिनल फॉर्मूला m=E/c² दिया था, ठीक है। तो इसका एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि मास का फॉर्म है, इसका मतलब मास का एक्सचेंज हो रहा है आपस में। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि मास क्या है, कंजर्व है, रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ क्यों ये सही भी है, क्यों सही है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करना, ये दोनों अगले क्लास के लिए, ये अभी के क्लास के लिए, और बाकी जो ये तीनों था ये पिछले क्लास के लिए हमने डिस्कस किया। चलो शुरू करते हैं भाई, 9 मिनट हो गया, चलो कोई नहीं। क्या वैलेंसी से क्या समझते हैं हम लोग? वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, हो सकता है ग्राउंड स्टेट भी यहां बोल सकते थे, लेकिन चलो, द कंबाइनिंग
कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वो एटम कितने मतलब चलो आगे आगे और भी लिखा हूँ, वैलेंसी का बहुत सारा डिफिनेशन में। द वैलेंसी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज टेकन ऐसे तो देखो वैलेंसी क्या होता है, हम लोग से 8 क्लास या 10 क्लास तक भी या 11-12 तक भी क्या करते हैं कि जो वैलेंस शेल होता है ना, वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है किसी भी एटम का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। कह देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इतने को ही लेकर वो किसी से कंबाइन कर पाएगा, किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर पाएगा, तो लो यही वैलेंसी हो गया, ऐसा बोल देते हैं। थोड़ा सा एक चीज हम देखेंगे, द वैलेंसी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज टेकन एज 1, ठीक है। जो हाइड्रोजन एटम है इसका वैलेंसी टेकन एज 1 एंड इज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ओके। हाइड्रोजन के वैलेंसी को 1 स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्या है, हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सिंस हाइड्रोजन के वैलेंसी को हमने 1 ले लिया है स्टैंडर्ड तौर पे, तो इसलिए बाकी सारे एटम्स को या जो भी एलिमेंट्स है उनको हम हाइड्रोजन के वैलेंसी के टर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका वैलेंसी हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। या फिर वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ इट। यानी कि किसी भी एटम के वैलेंसी को हम कैसे निकाल सकते हैं कि आखिर उसके एक एटम से कितना हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल NaCl में देखो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है एक तरह का, बहुत ही हार्ड एसिड भी है। अगर इसका स्ट्रॉन्ग तुम्हें एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो मतलब बहुत ज्यादा ये हार्ड एसिड है हो जाता है। तो देखो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये कंपाउंड है, NaCl क्या है, कंपाउंड है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। H2O देखो, H2O क्या, H2O वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। इसमें H2O एक कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखना है हमारे अनुसार, हमने जो भी थोड़ा देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी भी एटम की वैलेंसी को निकालने के लिए अगर उसमें हाइड्रोजन है तो, अगर उसमें नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं है, तो हम देखेंगे कि उस एटम से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखो, तो यहाँ के इसमें एक ही ऑक्सीजन है ना और 2 हाइड्रोजन है, यानी एक ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यही हुआ ना, एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर देखो, एक नाइट्रोजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंसी यहाँ 2 हो गया। ये मतलब ठीक है, अच्छा है, बट और यहाँ पर एक कार्बन से, हाँ, और कार्बन नॉन मेटल होता है, मतलब पता नहीं मैंने कभी ऐसा बोला क्या मैंने कि मेटल है, पता नहीं, कमेंट्स में आया था एक जगह, तो हाँ कार्बन नॉन मेटल ही है। और एक चीज और बताता हूँ, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है ना, एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटते जाते हैं। कहने का मतलब कि जैसे शुरू में ही अधिकतर जो नॉन मेटल्स है ना, जो मेन नॉन मेटल्स है, उनका एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 तक ही अधिकतर जैसे ऑक्सीजन हो गया, तुम्हारा कार्बन हो गया, ये सब मेन नॉन मेटल्स है। और अधिकतर जो मेन मेटल्स है, देखो ना, जैसे जिंक हो गया, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, 30। कॉपर हो गया, एटॉमिक नंबर 29। तो जो अधिकतर मेटल्स है उनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है जनरली, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी का, ठीक है, जनरली, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह है, मतलब इसमें। और नॉन मेटल्स का जो एटॉमिक नंबर होता है अधिकतर जनरली कम होता है मेटल्स के अपेक्षा में, ठीक है। यानी कह सकते हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, एलिमेंट के अंदर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। तो ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, CH4 को, इसका कॉमन नेम है मीथेन। कॉमन नेम मीथेन है, हाँ मुझे लगता है इसका यूपेक नेम भी मीथेन है, खैर छोड़ो, CH4 ये तुम्हारा ये हो गया। तो इसका कार्बन का कितना हो गया, तुम्हारा 4 हो गया, क्योंकि ये कार्बन एटम से कितना जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन 4। लेकिन अगर मान लो किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन हो ही ना, किसी कंपाउंड में क्या हो, हाइड्रोजन हो ही ना, जैसे NaCl, इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्या करते हैं कि वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो अगर जैसे क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो जो एटम है
कोई एक एटम जितने क्लोरीन से जुड़ा हुआ होगा उतना उसका वैलेंसी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम कितने क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन से, इसका मतलब सोडियम का वैलेंसी 1, और हम भी जानते हैं कि सोडियम का वैलेंसी 1 ही होता है जनरली। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में अब हमको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, वैलेंसी 2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट जितनी ऑक्सीजन से जुड़ा होगा उतना ही उसका क्या होगा, वैलेंसी होगा। तो यहाँ एक ऑक्सीजन एटम कितने ऑक्सीजन से, सॉरी एक मैग्नीशियम एटम कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से। इसका मतलब इसका वैलेंसी भी कितना होगा, Mg का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है, ठीक है। तो ये मतलब एक उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आते हैं आयंस एंड रेडिकल्स पे। क्या होते हैं आयंस? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम कॉमा व्हेन दे आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस। आयंस केवल उसको नहीं कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, आयंस, ठीक है। या अगर वो लूज भी करे या गेन भी करे, दोनों ही केस में वो आयंस कहते हैं या उसे रेडिकल कहते हैं। अब बात होती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, यहाँ पर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी तो हो सकता है, मतलब क्यों? तो इसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि देखो ना, जो कोई भी एटम होता है तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बाकी बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी एटम है वो क्या एक्सचेंज कर सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज कर सकता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे करे, मतलब हाँ होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना है हमें, फिजिक्स में ज्यादातर ये सब होता है। केमिस्ट्री में ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। ये हर एटम की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बाद में पढ़ना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, और अगर ये निकल ही जाएगा तो क्या एटम स्टेबल रह पाएगा? एक स्टेबल एटम की पहचान है कि उसका न्यूक्लियस क्या हो, स्टेबल हो, क्योंकि एटम के अंदर का जो अधिकतर मास है, इनफैक्ट लगभग पूरा का पूरा मास एटम का किस में कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो फिजिक्स में तो रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे, जब तुम जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज होता है तो उस पर बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो उससे न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कम होते जाता है, क्योंकि और भी कई प्रोडक्ट बनते रहते हैं और उसमें एनर्जी रिलीज होता है। उसी एनर्जी को हम लोग पानी गर्म करने में, और फिर उससे स्टीम बनता है, स्टीम को टरबाइन चलाने में, और फिर उससे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, वो तुम्हारे घरों में आता है। तो वो तो अलग चीज हो गई फिजिक्स की। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में तुमको अधिकतर बार इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होगा, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, फिर रिएक्शन वो अनकंट्रोल हो जाएगा, उसको लैब में कर नहीं पाओगे, ठीक है, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए कहा है कि एन एटम और एक ग्रुप ऑफ, ध्यान देने की बात है, और एक ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम को मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं या कंपाउंड भी कहते हैं। तो तो इसलिए मान के ये मत सोचना कि केवल एटम होता है, या फिर केवल ये नहीं कि लूज ही करेगा या गेन ही करेगा। एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, कॉमा व्हेन दे आइदर लूज, आइदर मतलब या तो वो लूज करे या गेन करे, दोनों ही केस में वो किस में कन्वर्ट होता है, आयंस और रेडिकल्स, आयन रेडिकल दोनों। ध्यान देना, और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, लेकिन एंड का मतलब क्या होता है, दोनों। एंड क्या है, ये भी और ये भी, लेकिन और का मतलब या तो ये दे दो या तो ये दे दो। तो मतलब इसलिए और का बहुत ध्यान रखना भाई, ये सब छोटे छोटे चीज। सो आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये इलेक्ट्रॉन के बगल में मैंने ब्रैकेट देके एस लिखा है, ये बहुत मतलब अधिकतर बार यूज करता है, जी एडवांस भी, IIT भी अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसा यूज करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा, अगर कोई इसे इलेक्ट्रॉन पढ़ेगा तो ठीक है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर एस लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो इसीलिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहने के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आयंस फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आर कॉल्ड कैटायन और पॉजिटिव रेडिकल। जो आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनको पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम कहते हैं, या फिर उन्हीं को क्या कहते हैं, कैटायंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ना, आखिर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ध्यान दो, सोडियम Na2 8 है, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया, अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है, तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। पहले ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। ये समझ पा रहे हो, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, ध्यान देना, सोडियम के पास कितना है, 11 प्रोटॉन है, ठीक है,
11 न्यूट्रॉन भी है, सॉरी सोडियम के पास 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 है, मतलब एटॉमिक नंबर जो भी हो, तो 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब एक न्यूट्रल एटम सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, यानी अब इसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। कैसे लिखूं? 10 इलेक्ट्रॉन है अब Na प्लस में, क्या अब Na प्लस में देखो क्या हालचाल है, 11 प्रोटॉन है प्लस 12 न्यूट्रॉन है प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन Na में क्या हाल था, जो न्यूट्रल है, ये क्या न्यूट्रल है, ये इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाद में बताएंगे। Na पहले जब Na था न्यूट्रल था तो इसमें 11 प्रोटॉन थे 12 न्यूट्रॉन थे, इसमें दोनों में कोई, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब Na प्लस बन गया तो इसमें केवल 10 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तभी ना पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि देखो तो अभी भी 11 प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये मत सोचना कि इसमें नेगेटिव चार्ज, तुम ये सोच सकते हो कि नेगेटिव चार्ज तो आना चाहिए था क्योंकि इसने, लेकिन इसने जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो अपने पास तो नहीं रखे हुए है ना, ठीक है, इसने कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया भी नहीं, ठीक है, इसने दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो गई ना। देखो तो प्रोटॉन ज्यादा है ना, प्रोटॉन कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 10 इलेक्ट्रॉन है Na प्लस में और 11 प्रोटॉन है, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए एक चार्ज, ठीक है। Mg मैग्नीशियम में देखो कितना होता है, 2 8 2 होता है, तो 2 को अगर किसी को दे दिया इसने Mg ने, तो अब Mg 2 प्लस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसलिए जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा उसमें चार्ज लगते जाता है। आ रहा समझ में? सो आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और फिर तो कटायन क्या है, एक वैसा आयन जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ठीक है, उनको आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड आर कॉल्ड कटायंस और पॉजिटिव रेडिकल्स। फिर देखो आयंस फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। आयंस फॉर्म्ड बाय द गेन, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने लिया, आर नोन एज anions or negative radical. The ions formed by the gain of electrons are negatively charged and are known as anions or negative radicals. For example, क्लोरीन 2 8 7, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। 8 2 10 और 7 17 है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट में 7। अब हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो, तो ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, क्योंकि जैसे ही 7 + 1 होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो क्लोरीन ने किसी से ले लिया, मान लो Na से ही ले लिया, Na के पास 2 8 और 1 था। ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मत सोचना कि हल्का इसलिए लिया हूँ। Na के पास 2 8 1 था, इस एक को इसने दे दिया, इसे कहा कि लो भाई तुम्हारे पास एक कमी है, और वैसे भी मेरे पास भी ये, क्यों मैं तीसरा ऑर्बिट में 1 रखे हुए हूँ, रहने दो ना मेरे पास, दूसरा ऑर्बिट में 8 है मैं स्टेबल हूँ, पहला ऑर्बिट में 2 है मैं स्टेबल हूँ, ये ले लो एक मेरे से। तो देखो तो Cl, पहले Cl था, इसके पास कितना प्रोटॉन था, 8 2 10 17 प्रोटॉन थे, और 35 इसका अति होता है, और 18 न्यूट्रॉन और प्लस 17 इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना इसमें, ठीक है। प्लस प्लस क्यों लिख रहा हूँ, प्लस लिखना सही नहीं है। अब देखो Cl-, क्यों Cl- बना बता रहा हूँ। अब अभी भी अब इस पे कितना है, 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, लेकिन अब इस पे 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने Na से ले लिया है ना, बाहर वाला इसका इलेक्ट्रॉन एक ले लिया, तो अब देखो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन अभी भी उतना ही है, न्यूट्रॉन भी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, कितना बढ़ी, 1 बढ़ गई, इसलिए 1 माइनस चार्ज लग गया, ठीक है। अगर 2 होता तो -2 को चार्ज लग जाता, मतलब किसी भी कंपाउंड में, आगे देखेंगे कंपाउंड में जिसमें -3 चार्ज भी लगता है। तो समझ में आ रहा है क्यों इस पर माइनस चार्ज लगा, ठीक है। इसे अनायन भी कहते हैं कि, और नेगेटिव रेडिकल भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो उस पर उतना चार्ज प्लस में उतना चार्ज कर दो, माइनस कर दो, और किसी ने इलेक्ट्रॉन को दिया दूसरे को, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसमें प्रोटॉन बढ़ गए, तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो जितना डिफरेंस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, या जितना इलेक्ट्रॉन गया उसमें न्यूट्रल एटम से, उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। तो जैसे कुछ रेडिकल्स के एग्जाम्पल है, सोडियम Na+,
ये सब कॉमन है, ठीक है। मतलब कॉमनली सोडियम Na+ ही बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये लूज कर दिया। पोटेशियम K+, लिथियम Li+, बेरियम Ba+2, ठीक है, इसे डाईवैलेंट भी कहते हैं, ठीक है। पर वन चार्ज, एक चार्ज रहता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे मोनोवैलेंट कहते हैं। नेचर में कैसा है इसका, मोनोवैलेंट है। इसका नेचर कैसा है, मोनोवैलेंट है। लेकिन ये +2 चार्ज, इसका नेचर कैसा है, डाईवैलेंट है। इसका भी नेचर कैसा है, डाईवैलेंट है। लेकिन इसमें +3 चार्ज, इसका नेचर कैसा है, एल्युमिनियम Al+3 का ट्राईवैलेंट है। क्रोमियम का क्या है, ट्राईवैलेंट है। ये सब इसलिए क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर आ गया कि जो मान लो पूरा क्वेश्चन भर दिया कि इसको इसमें बनाया तो ये बन गया, और अंत में जो कंपाउंड आ रहा है वो डाईवैलेंट है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो है और जनरली उसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। दरअसल ध्यान दे रहे हो तुम, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है। देखो तो अधिकतर बार ये 1 चार्ज है, ये प्लस चार्ज, देख रहे हो। चार्ज से ये भी पता चलता है कि वैलेंसी अमूमन कितना होगा, हमेशा नहीं, क्योंकि अधिकतर जो मेटल्स होते हैं, कभी बहुत मेटल्स वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। हम आगे देखते हैं इसको, इस बारे में, ठीक है। और लिथियम हो गया तो लिथियम Li+, इसका भी वैलेंसी नहीं जानते 1 होता है। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, उतना ही देखो तो चार्ज भी है, क्योंकि अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जितना कि जिससे कि वो स्टेबल बन पाए, और इसी को तो कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम +2, देख रहे हो, कैल्शियम का वैलेंसी भी तो 2 ही होता है ना अधिकतर बार। एल्युमिनियम +3, देखो तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है अधिकतर बार, +3 बना रहा है, ठीक है। तो एल्युमिनियम, अधिकतर जो पॉजिटिव कटायंस होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं, ठीक है, अधिकतर। और जो नेगेटिव यानी कि अनाइंस जो होते हैं वे अधिकतर क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा अधिकतर, ऐसा नहीं कि सब मान के चला जाना। क्रोमियम +3, ठीक है, यानी इसका अधिकतर वैलेंसी 3 में आता है। तो ये ट्राईवैलेंट हो गया। तो ये हो गया रेडिकल। कुछ और भी रेडिकल्स है, तुम सबके नाम याद रखना प्लीज, क्योंकि अब एग्जाम में तो एक्सपेरिमेंट नहीं ना करना। अब तुम ये पूछोगे कि पोटेशियम का नाम पोटेशियम ही क्यों है, तो अब तो उससे जाके पूछना पड़ेगा ना भाई कि जिसने इसे नाम दिया, क्यों दिया भाई नाम तुमने, है ना। और एग्जाम में एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने बैठ जाएंगे और इसमें इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, उसमें तो वहां तो केमिस्ट्री तो याद ही रखना पड़ेगा। पता चला इसके बारे में, आयन रेडिकल्स के बारे में। अब एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं इसमें, साफ दिख रहा है क्या, हाँ। सब मेटालिक एलिमेंट्स सो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा, वेरिएबल वैलेंसी मोर देन, इसका मतलब क्या होता है, मोर देन 1 वैलेंसी एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस विद डिफरेंट चेंजेस। इन दैट केस द आयन विथ लोअर चार्ज गेट OUS सफिक्स। सफिक्स किसको कहते हैं, वर्ड के पहले जो लेटर्स आते हैं, यही होता है ना सफिक्स का मतलब, वर्ड के पहले जो लेटर्स आते हैं, सॉरी वर्ड के बाद जो लेटर्स आते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले आते हैं, ठीक है, मतलब वर्ड में पहले जो लेटर्स आते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है तो जो लोअर चार्ज का होगा उसके सफिक्स में OUS लगेगा, एंड द आयन विथ हायर चार्जेस गेट IC सफिक्स, और द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन आयन इज शोन बाय न्यूमेरल, रोमन न्यूमेरल सच एज 1 2, इन रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इन पैरेंथेसिस। इसका मतलब यही ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना, पैरेंथेसिस, विच इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो कॉपर Cu+ भी बनाता है और Cu+2 भी बनाता है। कॉपर दो वैलेंसी एग्जिबिट करता है, एक 1 +1 मतलब 1 2 भी। तो जो मैंने कहा ना कि जो अथी क्या बोलते हैं, आयन विथ लोअर चार्ज, उसके सफिक्स में क्या लगता है, OUS। देख रहे हो OUS लगा है, यहाँ पर OUS लगा, OUS देख रहे हो। आयन तो है ही Cu+, ठीक है। आयंस, in that case the ion with lower charge gets OUS suffix, ठीक है, OUS suffix मिलता है, OUS suffix gets OUS suffix। तो लोअर चार्ज है +1 है, ठीक है, मतलब। या फिर इसी को तुम Q+, इसको क्या पढ़ेंगे Q+, लेकिन अगर तुमको ये अच्छी नहीं लगता तो तुम सीधे कॉपर और उसके बाद 1 लिख दोगे पैरेंथेसिस में, ठीक है, सच एज, ठीक है, कॉपर 1। इस तरह से भी इसको दोनों सही है, ठीक है। और Cu2+2 को कैसे करेंगे, तो देखो तो इसका ज्यादा चार्ज है, तो हमने क्या पढ़ा था कि द आयन विथ हायर चार्जेस गेट्स IC सफिक्स। देखो तो IC सफिक्स से सफिक्स बोला था ना कि वैसे लेटर्स जो वर्ड्स के लास्ट में आए, तो IC आ रहा है, तो इसको क्या, ये क्यूपरिक हो गया और कॉपर 2,
क्यों? क्योंकि +2 चार्ज है, ठीक है, या वैलेंसी 2 एग्जिबिट करता है, तो ये दोनों सही है। तो ये हो गया लिखने का तरीका वैसे एलिमेंट्स का जो वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। तो और भी देख लो एग्जाम्पल्स। Fe+2 है तो देखो, तो इफ ओई बेस लग गया क्योंकि लोअर चार्ज है ना, ये +3 हाईएस्ट चार्ज है, तो लोअर चार्ज में सफिक्स ओई बेस लग जाता है फेरस, या इसी को आयरन 2 भी लिखेंगे क्योंकि 2 इसका चार्ज है और ये आयरन तो आई। Fe+3 तो देखो, तो हायर चार्ज है तो इसका सफिक्स में क्या लग गया? आईसी लग गया, ये हो गया फेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये दोनों मतलब। और ये आयरन 3 हो गया, ठीक है। Sn+2 इस देखो तो लोअर चार्ज है तो स्टैनस हो गया। टीन का, ये टीन है। एसएन क्या होता है किसका? टीन का। मैंने बताया था कि एसएन, पता है तुम बता सकते हो क्यों टीन का जो सिंबल हो एसएन क्यों होता है? ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। हालांकि बताया हुआ है कि इसका ग्रीक लेटर वर्ड होता है स्टैनम कुछ करके, उसी से इसको एसएन अथी मिला है, सिंबल मिला है। तो स्टैनस हो गया ये, फिर स्टैनम 2, ठीक है। ग्रीक में लिखना, ये नहीं कि स्टैनम ऐसे स्टैनम 2 लिख के चला जाना, ऐसे नहीं, ठीक है। ये रोमन न्यूमेरियल होना चाहिए। 2 को लिखने का तरीका रोमन अंक में होना चाहिए। और Sn+4 तो जो टीन है वो दो तरह का वैलेंसी मेनली एग्जिबिट करता है, एक +2 और +4। देखा पहले क्या पढ़े हम लोग कि वैलेंसी एक ही तरह का दिखा रहा था, लेकिन अब वेरिएबल वैलेंसी भी आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है? ठीक है, मैं तो ये डिस्कस ही नहीं किया आप लोग के साथ। देखो होता क्या है ना, अभी तक मुझे ऐसा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने भी खुद से पूछा कि वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करता है, तो इसका तो एक आंसर ये है कि जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो लूज कर ही दिया, लेकिन उसके अंदर जो उसके बाद के जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है उससे भी इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रॉन लूज करने लगा, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। लेकिन ये संतोषजनक आंसर नहीं है, क्योंकि ठीक है ये तो लूज कर रहा है, तभी तो वो तो मैं जान ही रहा हूँ कि लूज कर रहा है अपने सेकंड मोस्ट आउटर ऑर्बिट से भी, तभी तो दूसरा वैलेंसी भी आ रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है? हो सकता है डिफरेंट केसेस में शायद स्टेबल कंपाउंड बन रहा हो, इसलिए शायद सेकंड मोस्ट ऑर्बिट से भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है ये लोग, ये एलिमेंट्स, इसीलिए अलग अलग वैलेंसी आ रहे हैं। आ रहे हैं बस समझ में? ये आउटर मोस्ट, इसको वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल कहते हैं। तो उसके सेकेंड आउटर मोस्ट, ठीक है, इसके बाद जो होगा उसको थर्ड आउटर मोस्ट। तो शायद इससे भी लूज करने लगा। शुरू में तो बस केवल इससे लूज कर रहा था तो हमको वैलेंसी दिख रहा था कि एक ही बस आ रहा था, लेकिन इससे भी लूज करने लगा। इससे लूज कर लिया लेकिन इससे भी लूज करने लगा। यानी ऐसा नहीं है कि इससे लूज नहीं किया और इससे लूज करने लगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ के बाहर के ऑर्बिट के पूरे इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, तब जाके यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि फिजिबल नहीं है, ये एनर्जी फिजिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरा रहे मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है और इससे लूज करने लगा, ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि जो बाहर का ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे है ना, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम पड़ रहा है, तो इसको आसान है निकालना इस इलेक्ट्रॉन को, बजाय कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना। और जैसे जैसे ऑर्बिट नजदीक आते जाएगी न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से निकालना उतना ही हार्ड होता जाएगा। उसके लिए उसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा उसे एनर्जी देना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब Sn+4 दो वैलेंसी 2 और वैलेंसी 4 दो में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें हाइयर चार्ज है तो इसका सफिक्स आईसी हो गया, तो स्टैनिक हो गया, या फिर इसको स्टैनम 4 भी लिखते हैं। बाकी तुम मरकरी का Hg+ और Hg+2 में तो दोनों का नाम लिखना अपने से खुद से कॉपी पर, ठीक है, ये होमवर्क है। और लेड का भी लिखना। लेड दो वैलेंसी एग्जिबिट करता है, एक +2 एक +4, यानी 2 और 4, तो यहाँ पर भी नाम लिखना दोनों का, ठीक है। लेड का मैं चाहता हूँ तुम लोग लिखना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर रेडिकल्स में आयंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मैं खत्म नहीं कर पाया हूँ, शायद अगला बार फॉर्मूला 33 मिनट्स हो गया। रेडिकल्स देखो, हमने तो कटायन तो देख लिया रेडिकल्स, लेकिन रेडिकल केवल कटायंस को ही नहीं कहते हैं, अनायंस भी रेडिकल्स होते हैं ना। तो हाइड्राइड देखो, अब तुम सोचोगे कि हाइड्रोजन तो सुना था, हाइड्राइड नहीं सुना था, तो अब सुन लो। ये देख रहे हो हाइड्राइड, एच पर जब एक माइनस चार्ज आता है तो उसको हाइड्राइड पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइड्राइड। और ये नेचर कैसा है? मोनोवैलेंट। उसी की तरह मैंने कहा ना कि एक प्लस चार्ज या एक माइनस चार्ज हो तो उसको नेचर को क्या कहते हैं? मोनोवैलेंट। जब 2 प्लस, ठीक है, इसमें इस पेज में तो सारा मोनोवैलेंट ही है, लेकिन ये सबको याद करना होगा। ये नहीं कि तुम इसको ऐसे ही पढ़ के निकल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना इसे, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। अब बाइसल्फाइड का नाम बाइसल्फाइड क्यों पढ़ा, तो खोजना इसको
किसने इसका नाम बाइसल्फाइड रखा, क्यों रखा, कब खोज हुआ इसका? खोज क्या करना है, बाइसल्फाइड एक पॉलीएटॉमिक मतलब ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम, देखो तो इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये पॉलीएटॉमिक है। तो इसको खोजा किसने, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, देखो तो OH पर जब एक माइनस चार्ज लग जाए तो इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये भी मोनोवैलेंट इसका नेचर है। बाइसल्फेट, ये बाइसल्फाइड था, ये बाइसल्फेट है, HSO4 माइनस, अभी भी चार्ज -1 ही है, लेकिन देख लो तो HSO3 है, ये HSO4 है। ठीक है, ये भी मोनोवैलेंट है, बाइसल्फेट भी। फ्लोराइड, अभी तक फ्लोरीन केवल पढ़ रहे थे हम लोग, अब देखो F माइनस। ठीक है, हालांकि तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि क्यों फ्लोरीन सबसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है हैलोजेंस में। ठीक है, जैसे हैलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस है ना कुछ, इन सब में फ्लोरीन क्यों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? ठीक है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बनाना है इसको, बनाना क्या कमेंट सेक्शन में भी बता देना, मतलब लिख देना क्यों होते हैं। फ्लोराइड F माइनस, ठीक है, ये भी मोनोवैलेंट नेचर। क्लोराइड Cl माइनस, क्लोरीन पढ़ रहे थे, अब देखो क्लोराइड Cl माइनस कैसे बनता है ये भी मैंने बताया था, ये भी मोनोवैलेंट नेचर। हाइपोक्लोराइड ClO माइनस, ठीक है, ये भी मोनोवैलेंट, क्योंकि चार्ज -1 है, मतलब देख रहे हो ना। क्लोराइड, ये देखो हाइपोक्लोराइड, देख रहे हो, ये सब, ये चारों क्या है, लगभग क्लोरीन के ही अथी में है, देख रहे हो ये चारों। हाइपोक्लोराइड ClO माइनस, क्लोराइड ClO2 माइनस, मोनोवैलेंट है। क्लोराइड ClO3 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट, पर क्लोराइड ClO4 माइनस। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो बाद में देखेंगे, क्योंकि तब हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये सब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि इनका अपना स्ट्रक्चर भी होता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन इन लोग आपस में शेयर कर रहे हैं वो सब दिखाने के लिए, बॉन्ड्स कैसे कैसे बन रहे हैं देखेंगे हम लोग बाद में। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। क्लोराइड ClO माइनस, क्लोराइड हाइपोक्लोराइड ClO माइनस, एक वैलेंसी। ठीक है, -4 एक -4 यानी एक वैलेंसी है ना। क्लोराइड ClO2 माइनस, एक वैलेंसी है। क्लोराइड ClO3 माइनस, एक ही वैलेंसी। पर क्लोराइड ClO4 माइनस, एक वैलेंसी, चार्ज माइनस। ठीक है, ब्रोमाइड Br माइनस, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4, डाई का मतलब दो, तो डाई हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन, तो H2 और फॉस्फेट PO4 माइनस, तो H2PO4 माइनस, इस पूरे पर भी एक चार्ज है, मोनोवैलेंट। नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, आयोडाइड I माइनस। ठीक है, ऑक्साइड O-2, ठीक है, एक ऑक्सीजन ऑक्साइड है O-2, ये डाई वैलेंट हो गया। अब ये मोनोवैलेंट नहीं है क्योंकि इस पर 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, -2 चार्ज है। पर ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीजन ही बनाता है, जैसे K2O में ये जो ऑक्सीजन है ये पर ऑक्साइड नेचर का है। ठीक है, पर ऑक्साइड है, सॉरी, मतलब पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्योंकि देखो कैल्शियम का तो एक ही है ना, क्या बोलते हैं, +1 ही होता है ना, और ऑक्सीजन तो K2 होना चाहिए था ना, मतलब खैर K2 को बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम परऑक्साइड, तो परऑक्साइड O2-2 है। ठीक है, O-2 नहीं, O2-2 है, डाइवैलेंट। सल्फाइड S-2, सल्फाइड है ये S-2, ये देखो, ये देख रहे हो, ये तीनों सल्फाइड S-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2। ठीक है, तो ये सब डाइवैलेंट है, दो वैलेंसी इन लोग का, और चार्ज माइनस। अधिकतर ये लोग अनायंस बनाते हैं। बाइफॉस्फेट HPO4-2, फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फाइड P-3, नाइट्राइड N-3, तो ये ट्राइवैलेंट हो गया क्योंकि चार्ज माइनस में, मतलब 3 आने लगा ना, -3। ठीक है, वैलेंसी क्या शो करेंगे, 3 करेंगे ये लोग। अभी हाल ही में वेनस पे, हमारे अर्थ के बगल में, मतलब बगल क्या, पड़ोसी, दूर ही है, वेनस है। वेनस पे भी हाल ही में फॉस्फाइन गैस है, फॉस्फाइन गैस का खोज, मतलब ऐसा पाया गया है कि फॉस्फाइन गैस वहां मतलब पाया गया, उसके अंश पाए गए। फॉस्फाइन PH3 होता है। ठीक है, तो फॉस्फाइन गैस का मुझे प्रॉपर्टी बताना कमेंट सेक्शन में, क्या है इसका प्रॉपर्टी। और इससे साइंटिस्ट लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद वहाँ जीवन हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत वहाँ, मतलब क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर भी फॉस्फाइन गैस वहाँ मिला है, तो ऐसी संभावना कि वहाँ जीवन हो सकता है। तो फॉस्फाइन गैस का मुझे प्रॉपर्टी बताना, बाकी मैंने इसका केमिकल फार्मूला तो बता ही दिया। आगे हम लोग डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे बाद में। ठीक है, और फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब देखेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन,
बाद में फिर केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं वो सब देखेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस. हैव अ ग्रेट डे अहेड.